हाय गाइस, मेरा नाम निशांत है। तो आज हम आए हैं नेक्स्ट चैप्टर लेके क्लास 11th के अकाउंट्स का, जिसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंट्स। काफ़ी बुक्स में इसका नाम ये भी होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। यानी कि जो अकेला पर्सन जो बिजनेस चलाता है, एक ऑनर, उसके अकाउंट्स, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके फाइनल अकाउंट्स। फाइनल से हमें यही पता चल रहा है कि जैसे हर क्लास के एंड पे हमारा टेस्ट होता है या एग्जाम होता है, तो एक तरह से फाइनल जो अकाउंट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, बिजनेस का टेस्ट होता है। बिजनेस का एक तरह से एग्जाम होता है कि बिजनेस में पूरे एक साल में, जो पूरे एक साल में किया क्या है, बिजनेस ने भी प्रॉफिट हुआ है या बिजनेस को लॉस हुआ है। ये टेस्ट होता है एक्चुअल में बिजनेस का टेस्ट यही हो सकता है कि बिजनेस को या तो प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा। ज्यादा से ज्यादा कोशिश क्या होती है एक प्रोप्राइटर की कि बिजनेस को प्रॉफिट हो। अच्छा, बिजनेस को प्रॉफिट हो। फाइनल अकाउंट्स में जो हम अकाउंट्स बनाते हैं, एक तो होता है ट्रेडिंग अकाउंट, ये एक लेजर होता है। दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीसरी होती है बैलेंस शीट। अब इनका काम क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करते हैं, और बैलेंस शीट में क्या रिकॉर्ड करते हैं, ये देखते हैं। काफी बुक्स में कोई जो अकाउंटेंट जो बुक्स होंगी उसमें क्या है कि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ज्यादातर इकट्ठे ही बना देते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट हम सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। उसका रीजन क्या है कि उसके अंदर रिकॉर्ड होती है प्रोडक्शन से रिलेटेड चीजें। कि जैसे मान लो आपकी कोई फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री के लिए जो भी आप जो परचेज करोगे, जिस चीज में आप डील कर रहे हो, जो भी परचेज करोगे, जो भी सेल करोगे, वो चीजें रिकॉर्ड होंगी। और प्रोडक्शन को लेकर जो भी खर्चा होगा, कि मान लो जो वहां पे लोग काम कर रहे हैं, आपने उनको वेजेस दिए हैं, या कोई भी मान लो फ्यूल का खर्चा हुआ है, कोई वहां पे पावर का खर्चा है कोई प्रोडक्शन में, तो वो चीज सबसे पहले कहां रिकॉर्ड होगी? ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होगी। इन चीजों को हम प्रेफरेंस इसलिए देते हैं क्योंकि हम इसी चीज में तो डील कर रहे हैं। परचेज और सेल किस चीज की करते हैं हम? एसेट की जो परचेज और सेल है उसको कभी परचेज और सेल नॉर्मल लैंग्वेज में यूज नहीं करते हैं। आपको याद भी होगा कि जब हम एक एसेट खरीदते हैं तो एसेट का एक अलग से अकाउंट बनता है, ना कि उसको परचेज अकाउंट में डालते हैं। तो हमारी सबसे पहली प्रेफरेंस क्या होती है कि हम इस चीज को देखें कि इनका कैलकुलेशन हम सबसे पहले करें कि एक्चुअल में हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो मतलब कि प्रोडक्शन से रिलेटेड चीजें, जो परचेज है, सेल है, या कोई भी वेजेस का जो भी खर्चा है, वो हमेशा आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, मतलब जिसमें हम ट्रेड कर रहे हैं। यहां से एक प्रॉफिट या लॉस निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा या लॉस निकलेगा। जैसे मान लो आपने परचेज किया कुछ, फिर आपने उसका खर्चा भी किया, ठीक है, आपने सेल किया, तो जो भी डिफरेंस होगा वो आपका क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। यहां पे आप प्रॉफिट निकाल लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसको यहीं पे ट्रेडिंग अकाउंट को यहीं छोड़ रहा हूं, जब इसको प्रैक्टिकली हम करेंगे तब इसको और अच्छे से समझेंगे। एक बार ओवरव्यू दे रहा हूं आपको, एक्चुअली में हम करेंगे क्या। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा कि मान लो आपका कोई और तरह के जो खर्चे हैं, आपका मान लो शोरूम है, तो शोरूम से रिलेटेड खर्चा, या और भी कोई मान लो कोई गाड़ी का खर्चा है, वो कुछ है, वो सारे खर्चे और वो सारे जो कमीशन, जो इनकम होंगे, मतलब एक्सपेंसेस और इनकम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या? एक्सपेंसेस और इनकम वो रिकॉर्ड होंगे। जो मान लो आपने कमीशन है या एक्सपेंस में कोई सैलरी है जो आपके उस पे काम कर रहे हैं, शोरूम पे काम कर रहे हैं, तो वो चीजें इसके अंदर रिकॉर्ड होंगी। इनको बाद में क्यों रखा गया है? मैंने आपको बताया कि प्रेफरेंस हम हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट को देते हैं। जो भी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो है हम सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट भी अभी हम डिस्कस करेंगे बैलेंस शीट में। अच्छा, अब एक सोचने वाली बात है कि जो एक्सपेंसेस और इनकम के अलावा जो भी रह जाता है, थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर आप कॉमन सेंस लगाओ, कि एक्सपेंसेस और इनकम के बाद जो भी रह जाता है वो आपके क्या रह जाते हैं? एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट्स और लायबिलिटीज हमने शुरू के चैप्टर्स में डिस्कस किया हुआ है। वो क्या एसेट्स क्या होते हैं और लायबिलिटीज क्या होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए।
अब जो पीछे रह गए एसेट्स और लायबिलिटीज वो कहाँ रिकॉर्ड होंगे? इस बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होंगे। लायबिलिटीज और एसेट्स बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होंगे। तो ये है हमारा थोड़ा सा ओवरव्यू कि हम एक्चुअली में फाइनल अकाउंट्स होते क्या है, कौन कौन से लेजर संभाले जाते हैं और एट द एंड हमें क्या करना है। अब देखो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में आपको दिया होगा हमेशा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में बहुत कुछ लिखा होगा कि आपने कमीशन कितना कमाया, आपने इस साल की परचेज कितनी की, और कोई भी आपको सैलरी कितनी दे रहे हो, आप वेजेस कितनी दे रहे हो, आपने जो कार खरीदी है जो बिजनेस पर्पस के लिए, आपकी ड्राइंग्स कितनी है, वो सब कुछ आपको ट्रायल बैलेंस में दिया होगा। सब कुछ आपको ट्रायल बैलेंस में दिया होगा और आपको आइडेंटिफाई करना है, देखना है कि हमें ट्रेडिंग अकाउंट में क्या डालना है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या डालना है और बैलेंस शीट में क्या डालना है। तो ये था थोड़ा सा ओवरव्यू। अब आगे थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। तो आओ अब डिस्कस करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ एक छोटा सा एग्जांपल डिस्कस करना चाहूंगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मेरा प्रॉफिट बताओ, मेरा प्रॉफिट कितना है, आपका सबसे पहले सवाल क्या होगा कि सर आप ये बताओ कि आप पैसे कहाँ से कमाते हो, आपकी इनकम का सोर्स क्या है और आपका खर्चा क्या होता है। मैं कहता हूँ कि देखो सर मेरा इनकम का सोर्स है कि देखो एक तो मैं मान लो ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मैं टीचर हूँ, ट्यूशन से मान लो अगर मैं कमाता हूँ एग्जाम्पल 50,000 रुपीज़ कमाता हूँ मैं पर मंथ। अगर एक महीने का मैं आपसे प्रॉफिट पूछता हूँ कि मेरे को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो आपका सबसे पहले सवाल होगा कि सर चलो ठीक है आपका ट्यूशन, और बताइए सर कि मान लो मैं कोई और प्रोफेशनल वर्क करता हूँ या साइड जॉब करता हूँ, मैं उससे कमा लेता हूँ मान लो 10,000 रुपये उससे कमा लेता हूँ, ठीक है। और सर मेरी एक प्रॉपर्टी है मैंने रेंट पर चढ़ा रखी है, तो वो उसके कितने सर, उसके मेरे पास आते हैं 10,000 रुपीज़। और कहीं से सर आपको कोई इनकम आती है? नहीं, मेरे को और कहीं से इनकम नहीं आती है, ठीक है सर। आप अपने एक्सपेंस बताओ, आपका एक्सपेंस क्या है कि जो मैं ट्यूशन सेंटर चलाता हूँ मान लो जहां से मेरे को 50,000 आते हैं, उसके इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस होंगे सर कोई? हाँ होंगे बिल्कुल, उसका भाई 2,000 का अराउंड मेरा महीने का बिल आ जाता है। अच्छा, कोई साफ सफाई होती है तो कोई मेड का खर्चा भी होगा जो 1,000 रुपीज़ वो ले जाती है, ये हो गया। और कोई और मान लो कोई असाइनमेंट्स वगैरह होते हैं, कोई वो देने होते हैं, तो उसका खर्चा भी मान लो कोई 2,000 रुपये मेरा आ जाता है। आपने कहा सर और कोई आपके कोई एक्सपेंस हो? नहीं, मेरे और कोई एक्सपेंस नहीं है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दोगे। आप देखोगे कि जो इनकम का सोर्स है वो तो आ रहा है 70,000 और जो आपका खर्चा है वो आ रहा है आपका 5,000। तो सर मोटा मोटा पता लग रहा है कि 70 में से अगर 5 माइनस करें कितना बचेगा? 65,000 आपका क्या है, आपका महीने की कमाई, आपका जो प्रॉफिट है पर मंथ का वो अराउंड 65,000 है। ये एग्जांपल डिस्कस किया ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। अब ट्रेडिंग अकाउंट जिसको हम प्रेफरेंस देते हैं, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में हम वो रिकॉर्ड करते हैं जिसमें हम डील कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर एक फॉर्मेट डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ जो हमेशा यही रहेगा। सबसे पहले यहां पर आएगा टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपको पता होना चाहिए, बाकी एक बार फिर भी मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूं कि जो साल की स्टार्टिंग में जब हमने 1 अप्रैल को मान लो हमारा नया साल स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल को जो हमारा स्टॉक था वो स्टॉक यहां पर आ जाएगा। उसके बाद हम इसके अंदर क्या करेंगे, आपने सर जो परचेज किए हैं पूरे साल में, जो आपने गुड्स परचेज किए हैं वो यहां पे डेबिट वाली साइड पे लिख रहा हूं, ये देख लो मैं डेबिट वाली साइड पे लिख रहा हूं ये कि मैंने परचेज किया है, कि एक तरह से मैंने खर्चा किया है, परचेज किया है। परचेज में से मैं क्या इसमें से माइनस क्या करूंगा, परचेज रिटर्न हमेशा माइनस करूंगा और फिर फाइनल अमाउंट यहां लिखूंगा। परचेज की अमाउंट आपने यहां लिख दी, परचेज रिटर्न की अमाउंट आपने यहां लिख दी, ऐसे करके आपने यहां पे इसको फाइनल अमाउंट लिख दिया। ठीक है सर, आपने परचेज इधर लिखा है। तो अब सेल्स कहां पे आएंगी, यहां पे सेल्स आएंगी। सेल्स, अच्छा सेल्स होती हैं तो कुछ सेल रिटर्न भी होता है, हमने पढ़ा है, बिल्कुल होता है। सेल्स रिटर्न माइनस करके यहां पे सेल्स आएंगी। तो ये फॉर्मेट। उसके बाद टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या चीज है सर? डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप एक बार लिख लो, डिस्कस करते हैं जस्ट इसके बाद कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते क्या हैं और क्या कौन कौन से होते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं मैं आपको अभी फिलहाल यहां पे इसको समझाने के लिए कि जो एक्सपेंसेस प्रोडक्शन के लिए यूज हुए हैं,
आपकी कोई फैक्ट्री है, कुछ है, जिस चीज में आप डील कर रहे हो उस चीज को लेकर आपके कुछ जो खर्चे हुए हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां पे आ गया। अब लास्ट में कुछ क्लोजिंग स्टॉक भी होगा सर आपका, बिल्कुल है, कुछ स्टॉक मेरे पास बचा है तो वो इस क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, किसकी, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। ठीक है सर, यहां पे हमने टोटल किया, कुछ टोटल आ गया। मान लो ये क्रेडिट वाली साइड ज्यादा है, मतलब क्रेडिट वाली साइड ज्यादा है कि सेल्स हमारी ज्यादा है, इससे ओपनिंग स्टॉक से, परचेजेस से हमारी सेल्स ज्यादा। तो हमें क्या पता लग रहा है, क्लोजिंग स्टॉक से हमारी सेल्स ज्यादा है, तो हमें क्या पता लग रहा है कि हमारे पास फायदा ज्यादा हुआ है। अब हमारे पास फायदा हुआ है, फायदा हुआ है का मतलब क्या है कि हमें प्रॉफिट हुआ है। अब हमने डिस्कस किया था कि जो बैलेंस है हमेशा उल्टी साइड आता है। अगर कोई क्रेडिट बैलेंस है तो वो डेबिट वाली साइड पे आएगा, ये हमने लेजर वाले जर्नल एंड लेजर में हमने डिस्कस किया था। तो अगर मान लो ये वाली साइड बड़ी है, क्रेडिट वाली साइड अगर बड़ी है, तो इसका मतलब हमें क्या, प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ये वाली साइज का बड़े का जो बैलेंस आएगा वो हमेशा यहां पे आएगा, क्या, टू ग्रोस प्रॉफिट। ये ग्रॉस और नेट क्या होता है सर, अभी वो भी डिस्कस करेंगे। टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पी एंड एल अकाउंट। जो यहां से ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो हमेशा कहां ट्रांसफर होगा, इसके बाद जो हम पी एंड एल अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, वहां पे जाएगा। अच्छा, अगर लॉस हो जाता है, मतलब लॉस की डेबिट वाली साइड बड़ी है क्रेडिट से, हमने जो परचेज वगैरह किया, हमने परचेजेस ज्यादा कर ली, हमारी सेल कम हुई या घाटे में सेल हुई, तो हमारे बिजनेस को क्या हुआ, घाटा हुआ। तो यहां पे क्या लिखेंगे, टू ग्रॉस लॉस, बाय ग्रॉस लॉस ट्रांसफर्ड टू पी एंड एल अकाउंट। शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है आपने अपने एग्जाम्स में, बिल्कुल भी पूरा पूरा बड़ा लिखना है, बाय ग्रॉस लॉस ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपने अपने एग्जाम में कभी भी शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है। तो अब इन दोनों में से कोई एक ही चीज होगी, ऑब्वियस ही बात है, इसलिए स्टार लगा रहा हूं कि या तो ग्रॉस लॉस होगा या फिर ग्रॉस प्रॉफिट होगा। और एक और बात, ट्रेडिंग अकाउंट का हमेशा फॉर्मेट ऐसे ही रहेगा, यहां पर ही ओपनिंग स्टॉक रहेगा, यहां पर ही परचेज रहेगा, यहां पर ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा, और यहां पर ही सेल और यहां पर ही क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत बड़ी टर्म है, हो सकता है जो इसके अंदर वाले कुछ जो सब पार्ट्स होते हैं वो डायरेक्ट आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दे दे, तो वो उसके बाद वो लिखने हैं आपने, 3-4 जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। आपको कभी ऐसे नहीं दिया होगा क्वेश्चन में, या बहुत शुरू वाले क्वेश्चन में दिया जाता है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे यहाँ है, नहीं तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का सीधा नाम दिया होगा जो आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपका ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस जो भी आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अब वो देखते हैं आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते कैसे हैं। अब डिस्कस करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट वाली साइड डाले थे। ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, इसको अगर शॉर्ट में कहें तो ये होते हैं एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, कि जैसे मैंने आपको बताया जिस चीज में हम डील करते हैं, या मान लो हमारी कोई क्या है फैक्ट्री है, तो उसके मैन्युफैक्चर को लेकर जो भी एक्सपेंसेस होंगे उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कैरेज एंड फ्रेट, क्या मतलब कि अगर सामान को लाने ले जाने में कोई आपने ट्रक करवाया या कुछ भी है, तो सामान को लाने ले जाने में जो भी खर्चा होगा वो क्या होगा, कैरेज एंड फ्रेट। अच्छा, ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय क्या होता है, टैक्स ऑन रॉ मटेरियल्स। अगर आप किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाकर, कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर कोई रॉ मटेरियल्स लेके आते हो तो उस पे लगता है ऑक्ट्रॉय, ये एक तरह का टैक्स होता है। वैसे अब जीएसटी आ चुका है, ऑलमोस्ट सारे के सारे, हो सकता है आपके क्वेश्चंस में, कोई पुराने क्वेश्चंस में आपको ये दिख जाए तो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, नहीं तो मेनली अब जीएसटी ही आपके चलेगा। कैरेज इनवर्ट्स, कैरेज इनवर्ट्स मतलब कि आपने कोई सामान मंगाया है तो उसका खर्चा कोई भी ट्रक का है या कोई भी गाड़ी का है, वो खर्चा जो क्या होगा वो कैरेज इनवर्ट्स होगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हमने डिस्कस कर लिया, डायरेक्ट दे सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ये हैं, उसको आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस मानकर चलोगे। वेजेस, वेजेस क्या होती हैं कि फैक्ट्री में आपके कुछ जो पर्सन्स काम कर रहे हैं वो मोस्टली वेजेस बेसिस पे करते हैं, तो वो वेजेस एंड सैलरीज सेम ही चीज है, वेजेस एंड सैलरीज दिया होगा तो भी वो सेम ही चीज, डायरेक्ट एक्सपेंस ही होगा।
कोई पावर का खर्चा है, कोई फ्यूल का खर्चा है, कोई और फैक्ट्री एक्सपेंस है, वो किस में आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस में। फैक्ट्री की कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का, फैक्ट्री का कोई भी रेंट है, फैक्ट्री से रिलेटेड कुछ भी है, वो किस में आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। उसके बाद रॉयल्टीज। रॉयल्टीज होती हैं कि जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट है, कोई कंपनी है, वो कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, उसके पास उसका कॉपीराइट है, उसके पास उसका कॉपीराइट है, उसके पास या कोई और भी राइट है, तो वो राइट जब आप उससे लेते हो कि सर मेरे को, उस कंपनी को आप रिक्वेस्ट करते हो कि ये चीज, ये राइट मेरे को भी यूज करने दो, तो वो उसके बदले कुछ पैसे मांगते हैं कि हाँ हम आपको वो चीज यूज करने देंगे, हम आपको जो आइडिया यूज करते हैं, जो भी हमारा पेटेंट है वो यूज करते हैं, तो वो आप हमसे ले सकते हो, आइडिया ले सकते हो, लेकिन आप उसके क्या कुछ पैसे दोगे, वो करोड़ों में या जो भी सिस्टम है उस हिसाब से। कोई रॉयल्टी के कोई पैसे मांग लेता है, या क्या सिस्टम होता है कभी कभी कि वो प्रोडक्शन के बेसिस पे आपका कमीशन रखवा लेते हैं, अपना कमीशन रखवा लेते हैं, तो वो वाला सिस्टम वो होती है रॉयल्टी। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे, जो आपको क्या करने, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मानकर चलने हैं, जो क्या था हमारे ट्रेड अकाउंट, जो ट्रेडिंग अकाउंट था उसके डेबिट वाली साइड पे आता है, यहाँ पे डायरेक्ट टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर से बता रहा हूं, ठीक है। तो डेबिट वाली साइड पे जो ट्रेडिंग अकाउंट क्या आता है वो होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये कुछ नाम दिए हो सकते हैं, जरूरी नहीं है डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको डायरेक्ट दिया हो या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आपको डायरेक्ट दिया हो, ये कुछ नाम है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के कॉलम में ही आएंगे। अब कुछ टर्म्स डिस्कस करते हैं जो आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट दी जा सकती हैं, जिसका आपका फॉर्मूला पता आना चाहिए, जो आपको तोड़ना आना चाहिए। क्या है? एडजस्टेड परचेज आपको दे सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। ये सर नेट परचेज क्या होता है डिस्कस करते हैं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये होगा आपका एडजस्टेड परचेज। कभी कभी क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज दे देते हैं टर्म, और आपको साथ में ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज दे देते हैं, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक अपनी तरफ से निकालकर लिखनी होती है। नेट परचेज क्या होता है? एक नेट परचेज होता है, एक नेट सेल्स होता है। जो हमने उसके अंदर लिखा था परचेज टू परचेज करके माइनस परचेज रिटर्न किया था, दैट इज कॉल्ड नेट परचेज। सेम एज कि नेट सेल्स क्या होती हैं? सेल्स जो हमने बाय सेल्स की थी ट्रेडिंग अकाउंट में, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न इज नेट सेल्स। तो ये क्या एडजस्टेड परचेज का क्या फॉर्मूला होगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या मतलब होता है कि जो हमने गुड्स सेल किए हैं उनकी क्या कॉस्ट थी एक्चुअल में, तो वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में वैसे भी निकालते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में इसका ज्यादा यूज होगा। क्या इसका क्या फॉर्मूला होगा? ओपनिंग स्टॉक, सारी डेबिट वाली चीजें लिख दो, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो हमने ये क्या किया कि जो ट्रेडिंग अकाउंट का जो हमारे पास फंडा था वो ही हमने सेम लिख दिया। ये एक तरह से ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस पूछ लिया हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। ओपनिंग स्टॉक जो डेबिट वाली साइड पे प्लस नेट परचेज डेबिट वाली साइड पे प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो डेबिट वाली साइड पे माइनस क्लोजिंग स्टॉक जो हमसे पूछता है एक। अब इसका क्या रिजल्ट, वो जो सेल्स वाला आ जाता है वही चीज है। इसका एक और फॉर्मूला क्या हो सकता है कि कभी कभी आपको ये तीन चीजें दी होंगी, ठीक है, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, या ये तीन चीजें दी होंगी आपको ओपनिंग स्टॉक निकालना है। तो ये फंडा, ये इसीलिए ही आपको मैं समझा रहा हूं कि डायरेक्ट ये दे सकते हैं, बाकी तीन टर्म दे सकते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। अब और इसके अंदर क्या हो सकता है? नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। जो ग्रॉस प्रॉफिट जो हम ट्रेडिंग अकाउंट में निकालते हैं वो भी आपको दिया जा सकता है डायरेक्ट। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट दिया होता है, तो उसका क्या करें, नेट सेल्स भी दिया होगा, तो नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट आपसे पूछ सकते हैं, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब क्या होता है कभी कभी, वैसे तो आपके इस चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अराउंड 15 to 20 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन पक्का ही पक्का होता है। इसके वाला जो अगला चैप्टर है उसमें भी एक 15 से 20 मार्क का क्वेश्चन होता ही है। तो ऑलमोस्ट अगर आप ये दो चैप्टर कर लेते हो तो आप पास हो सकते हो। ये मैं आपको ये तरीका नहीं बता रहा हूँ कि सिर्फ ऐसे भी पास ही होना अपन ने, एक बता रहा हूँ कि अगर आप कभी आपके पास टाइम कम है, स्मार्ट वर्क करना होता है,
आपके पास टाइम कम है तो हमेशा इन 2 चैप्टर से शुरू करो, ये बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं आपके उसमें एग्जाम में। तो 15 से 20 मार्क्स के इन दोनों में से एक ये वाला चैप्टर है, एक इसका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें पक्का होता है। 1-2 मार्क्स का ये डायरेक्ट भी आ जाता है, 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालो, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है उससे आप एक क्लोजिंग स्टॉक निकालो, या कह देंगे आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस निकालो, या कह देंगे कि आप नेट सेल्स निकालो और ग्रॉस प्रॉफिट दिया होगा। तो वो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो ही वो आप 1-2 मार्क्स जो क्या है स्कोर कर सकते हो। तो अब ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसमें क्या कह रहे हैं कि कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस। इसका मतलब क्या है, जब भी हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा हमें ये पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस कहाँ निकलता है, ट्रेडिंग अकाउंट में निकलता है। तो हमें सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाना है, और ये हमें एक तरह से ट्रायल बैलेंस, ये आपको थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है इसलिए ऐसे दिया हुआ है, नहीं तो हमेशा जब भी बड़ा कोई क्वेश्चन होगा उसमें क्या होगा कि आपको ट्रायल बैलेंस हमेशा दिया होगा। अब सेल्स कितनी दे रहा है, 2 लाख की सेल्स दे रहा है। हमें पता है कि यहाँ पे हम सेल्स रिकॉर्ड करते हैं। मैंने देखा इसमें सेल्स रिटर्न है या नहीं है, इसलिए एक बार मैं इसकी अमाउंट यहां पर लिख देता हूं। क्या, 2 लाख मैंने यहां पर लिख दी। उसके बाद परचेज से पहले यहां पे क्या आता है, 2 ओपनिंग स्टॉक आता है। यहां पे मैंने ओपनिंग स्टॉक देखा, 2 ओपनिंग स्टॉक कितना बता रहा है ओपनिंग स्टॉक, 30,000। यहां पे ये 30,000 आ गया। उसके बाद हम आते हैं परचेज पर, जो होता जाएगा हम उसको टिक करते जाएंगे। परचेज ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज 50,000 टू परचेज 50,000 आ जाएगा यहां पे, ठीक है। इसमें से हमें क्या माइनस करना है, परचेज रिटर्न माइनस करना है। ये रहा रिटर्न आउटवर्ड्स, क्या है, परचेज रिटर्न। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपने बिल्कुल शॉर्ट में नहीं लिखना। परचेज रिटर्न माइनस 3,000, यहां पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 47,000 यहां पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। रिटर्न आउटवर्ड्स भी हो गया। वेजेस हमें पता है डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, तो यहां पे 2 वेजेस आ जाएगा। इसकी अमाउंट क्या है, 7,000 2 वेजेस, ये भी हो गया। कैरेज आउटवर्ड्स क्या है, अब देखो हमने क्या डिस्कस किया था कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसमें हमने कैरेज इनवर्ड्स डिस्कस किया था। कैरेज आउटवर्ड डिस्कस किया था क्या, नहीं सर नहीं किया था। तो ये आपको पागल बनाने का तरीका है, क्वेश्चन में कंफ्यूज करने का तरीका है। कैरेज आउटवर्ड तो ट्रेडिंग अकाउंट में कभी आता ही नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए आ सकता है। सेल्स रिटर्न ₹15,000, यहां पे क्या करेंगे, माइनस सेल्स रिटर्न 15,000, इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, 1,85,000 आ जाएगी। सेल्स रिटर्न हो गया। क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक क्या वैल्यू है इसकी, 35,000, यहां पे 35,000 क्या आ जाएगी वैल्यू इसकी। अब इसका टोटल करेंगे और देखेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट निकल रहा है या ग्रॉस लॉस निकल रहा है। ये मैंने टोटल किया, दोनों साइड का अगर मैं टोटल करता हूं तो मेरे को पता, वैसे ही देखने में सीधा पता लग रहा है कि ये वाली साइड बड़ी है, और इसका टोटल क्या आ रहा है, 2,20,000। सेम यहां पे लिखूंगा मैं 2,20,000। जब ये वाली साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड बड़ी है, क्रेडिट पे हमेशा हम क्या लिखते हैं आपको पता होना चाहिए, इनकम जो है हमने डिस्कस किया था कि क्रेडिट वाली साइड हमेशा इनकम, डेबिट वाली साइड हमेशा एक्सपेंस होता है। सेम ही किस में होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है। तो यहां पे अब क्रेडिट वाली साइड पे हमारा फायदे वाली बात है, इनकम वाली बात है, तो हमें क्या पता लग रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालना है, 2,20,000 माइनस इन तीनों का टोटल, क्या बैलेंस क्या बच जाएगा, 1,36,000 इसका बैलेंस बच जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, ग्रॉस प्रॉफिट बचा, जो हमें P&L अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे बनाते हैं। ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं एक चीज कि कैरेज आउटवर्ड्स है, अगर कैरेज इनवर्ड्स होता तो यहाँ पे जहां पे हमने वेजेस लिखे हैं, यहाँ पे ही वेजेस के नीचे, वेजेस के ऊपर कहीं पे हम 2 कैरेज इनवर्ड्स लिखते और फिर उसकी अमाउंट लिखते। ये पागल बनाने का तरीका था, आपको कंफ्यूज करने का तरीका था, जो आपको क्वेश्चन में दिया जा सकता है।
तो गाइस आज हमने डिस्कस किया ट्रेडिंग अकाउंट और फाइनल अकाउंट्स का थोड़ा सा इंट्रो। आज वाले लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट पे। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम फाइनल अकाउंट्स का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, उसकी फॉर्मेशन क्या होती है और उनके कुछ फॉर्मूलाज। तो अगली बार मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू।